हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फार्मेसी। मेरा नाम है आयुष जैन और मैं यहाँ पे बांटने वाला हूँ आपके साथ में अपना फार्मेसी का पूरा ज्ञान। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और ये वीडियो मेनली उन लोग के लिए होने वाला है जो लोग फार्मेसी के बारे में अभी उतना कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, या फिर जो लोग अभी बी फार्मा डी फार्मा को अपना करियर चूज़ करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि फार्मेसी क्या होता है, उससे जुड़े कॉमन टर्म्स क्या होता है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, उससे जुड़े क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हमें अपने आने वाले पूरे सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे व्हाट इज फार्मेसी। फार्मेसी माने क्या। अब आप लोग समझते होंगे कि फार्मेसी एक सिंपल सी ऐसी दवाई की दुकान होती है जहाँ पर हम जाएंगे, अपना प्रेस्क्रिप्शन देंगे, वो हमें हमारी दवाई देगा और भी कुछ सारी चीज़ें देगा और हम उसको लगे ले आएंगे। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। फार्मेसी एक प्रॉपर कोर्स होता है जिसके बारे में आपको पढ़ाई की जाती है। और अगर हमें इसे सबसे सिंपलर वर्ड्स में और एक प्रॉपर डेफिनेशन में अगर हमें चाहिए है तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि pharmacy is a practice of clinical health science that binds medical science with chemistry। तो अभी आपने देखा, मैंने यहाँ पर लिखा कि फार्मेसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल हेल्थ साइंस दैट बाइंड्स मेडिकल साइंस एंड केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बाइंड्स। बाइंड्स मतलब कि जोड़ना। अगर कोई ऐसी चीज जो कि मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री को एक साथ जोड़े तो उसे हम कहते हैं फार्मेसी। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड है कि क्लिनिकल हेल्थ साइंस। ठीक है। अब आप लोग साइंस से तो मतलब जानते ही हैं, हेल्थ से भी मतलब जानते हैं, बट यहाँ पे जब शब्द आता है क्लिनिकल हेल्थ साइंस, मतलब कि जिसकी प्रैक्टिस एक क्लिनिक में, एक लेबोरेटरी में, इन सब में की जाती है या उसकी पढ़ाई इन सब चीजों में हुई जाती है, उसे कह सकते हैं हम लोग क्लिनिकल हेल्थ साइंस। ठीक है। तो फार्मेसी माने एक ऐसी प्रैक्टिस, एक क्लिनिकल हेल्थ साइंस की ऐसी प्रैक्टिस जो मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री को साथ में जोड़े। अब जैसे मेडिकल साइंस में हम सब समझते हैं कि हमारे बॉडी के बारे में क्या क्या मेडिकली, मतलब हम सब जानते हैं कि क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या सर्जरी होती है, किसी भी मेडिसिन का क्या इफेक्ट होता है। और साथ ही साथ तो हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि किसी भी केमिकल का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या चीज नए जोड़ने से क्या चीज नए बनेगा। तो अगर हम इन दोनों को साथ में जोड़े तो ये बन जाती है सबसे सिंपलर टर्म्स में फार्मेसी। अब फार्मेसी से जुड़े हुए मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉमन टर्म हम लिख सकते हैं जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो है मेडिसिन। मेडिसिन, अगर इसे हम सबसे आसान शब्दों में हिंदी भाषा में कहें तो कहेंगे इसको दवाई। अब दवाई माने क्या? ऐसी जो चीज हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, डॉक्टर हमें लिखता है, हम उसको खा लेते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। अगर आपको इस मेडिसिन को प्रॉपर अगर टर्म्स में डिफाइन करना हुआ तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अ सब्सटेंस that is used to prevent or treat illness when consumed। अब यहां पे आप सब देखेंगे कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है प्रिवेंट और ट्रीट। अब यहाँ पे दोनों वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, बचाना,
और ट्रीट का मतलब होता है ठीक करना। तो ऐसी चीज जो कि हमें किसी भी इलनेस, किसी भी बीमारी से हमें उस चीज को रोके या फिर उस चीज को ठीक करे, उससे हम कह सकते हैं एक मेडिसिन। ठीक है, प्रिवेंट एंड ट्रीट। तो एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट एनी इलनेस व्हेन कंज्यूम्ड। ध्यान रहे आपको, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं तो आपको कंज्यूम्ड वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है कि क्योंकि अगर किसी भी चीज को आप कंज्यूम नहीं करोगे तो अपना इफेक्ट शो कैसे करेगा। चलिए ठीक है, अब इससे आप अपने दूसरे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वर्ड, वो है ड्रग या ड्रग्स। ठीक है, अब अगर आप ड्रग को आपने देखे होंगे तो आप लोग ऐसे देखते हैं कि किसी इंसान ने ऐसे बहुत सारे ड्रग्स ले लिए या किसी ने कुछ करा या किस दवाई में कौन सा ड्रग है, इस टाइप से आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं उस वर्ड को। ठीक है, बट अगर आप इसको प्रॉपर सिंपलर टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, केमिकल substance that shows any pharmacological effect when consumed। ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कोई भी अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट शो करे व्हेन कंज्यूम्ड। देखिए इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन कंज्यूम्ड, और एनी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल वर्ड का मीनिंग मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए समझाऊंगा। ठीक है, या फिर अगर आपको इसको और सिंपलर टर्म्स में लिखना है तो आप इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a substance which changes any physiological or psychological changes या और effect when consumed in an organism। ठीक है, any फिजियोलॉजिकल और एनी साइकोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी बॉडी एक नेचुरल स्टेट में रहती है, अगर हम कोई भी ड्रग को, चाहे वो मेडिसिन में हो या चाहे ऐसी कोई दूसरा ड्रग हो, अगर हम उसे लेते हैं, वो अगर हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट अलग शो करता है, उसको चेंज करता है पूरे तरीके से, तो वो एक ड्रग है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि मेडिसिन भी तो वही है और ड्रग भी तो वही है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब आप देखेंगे कि मेडिसिन और ड्रग में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इस तरफ में मेडिसिन और इस तरफ में ड्रग। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया हमने। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मेडिसिन क्या होता है। जैसा हमने पुरानी डेफिनेशन में क्या देखा कि मेडिसिन एनी सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट इलनेस। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं यहाँ पे, यूज्ड टू प्रिवेंट और ट्रीट। ठीक है, और ड्रग में क्या था, एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, ये सामने ब्रीफ कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हमें, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा,
कि every medicine has a drug, ठीक है, but in case of drug we can write as every drug is not a मेडिसिन, ठीक है। हर मेडिसिन में एक ड्रग होता है, लेकिन हर ड्रग एक मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि हर मेडिसिन एक ड्रग है, बट हर ड्रग एक मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। और अगर इसको और थोड़ा सा हम लोग एक और डिफरेंस लिखें तो आप इस चीज को और इजीली समझ पाएंगे कि इसमें मैं लिख सकता हूं कि एवरी मेडिसिन कैन प्रिवेंट और ट्रीट, ठीक है, इलनेस। चलिए यहां पे इलनेस भी लिख देता हूं। बट ड्रग may or may not prevent or treat any illness, ठीक है। तो एक मेडिसिन जो है वो हर एक किसी भी डिजीज को, किसी भी इलनेस को प्रिवेंट या ठीक करने में मददगार होती है, ठीक है। बट एक हर ड्रग चाहे तो वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है मे और मे नॉट। मे मतलब कि कर भी सकता है और मे नॉट माने नहीं भी कर सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग ये डिफरेंस समझे होंगे। तो चलिए इसके बाद में आपको एक और कॉमन टर्म से मिलाता हूं, जिसको हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिकल भाषा में API। API यानी कि इसको आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल वर्ड से आप लोग यहाँ पे समझ ही होंगे कि रिलेटेड टू फार्मेसी है, ठीक है। इंग्रेडिएंट शब्द माने कि किसी भी चीज में आने वाले कंपोनेंट, ठीक है। जैसे आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सेम उसी तरह से किसी भी मेडिसिन में बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि कोई भी चीज का एक ड्रग रहता है, ठीक है, उसमें आने वाली फ्लेवर रहती है, ठीक है, उसमें आने वाली फ्रेग्रेंस रहती है, ठीक है, उसमें आने वाली डाइल्यूएंट, प्रिजर्वेटिव, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इन सब चीजों के अलावा जो चीज हमारे मेडिसिन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसे कहते हैं हम एपीआई, माने कि जो चीज हमारी डिजीज को प्रॉपरली ठीक करती है उसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने को बुखार हुआ तो आपने खाई क्रोसिन, ठीक है। तो आप लोग क्रोसिन में क्या देखते हैं कि उसमें क्या रहता है, उसका मेन एपीआई, आपने इस चीज का नाम सुना होगा, पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल एक ऐसा ड्रग जो कि आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद हो जाता है, माने कि क्रोसिन का एपीआई आप कह सकते हैं है पैरासीटामोल। तो सेम इसी तरीके से अगर हम इसको एक डेफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो आप इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ substance or a drug which
is used mainly to treat illness in a medicine. ठीक है, अब यहाँ पे एक सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू ट्रीट एनी इलनेस इन अ मेडिसिन। एक मेडिसिन के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मेडिसिन में हमेशा ड्रग होता है, तो उसका एपीआई जो कि यहाँ पे मैं वर्ड यूज किया होगा मेनली, ठीक है, मेनली यूज किसी भी एक ड्रग जो उसके अलग कंपोनेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे थे, उस कंपोनेंट्स के अलावा जो ड्रग रहेगा जो कि आपकी बीमारी को ठीक करेगा, उसको कह सकते हो आप एक एपीआई। चलिए, अब ये सारे हुए कॉमन टर्म्स जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में सीखते होगे, देखते होगे, जिसको आप अपने फार्मा करियर में भी आगे यूज करने वाले हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपने 8वें सेमेस्टर में या फिर अपने डिप्लोमा के 4 सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स को इजीली पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसमें हमारे कुछ हो सकते हैं कोर सब्जेक्ट्स और कुछ हो सकते हैं हमारे सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, चलो अगर कोर सब्जेक्ट्स के बारे में पहले बात करी जाए तो इससे हम कुछ इस प्रकार से नंबर 1 दे सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स, one of the most easiest and one of the most important subject in the whole life of pharmacy. Pharmaceutics को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, branch of pharmacy that is used to study the manufacturing, production, marketing, sales, पैकेजिंग एक्सेट्रा। एक ऐसा ब्रांच ऑफ फार्मेसी का या फिर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि किसी भी ड्रग के, किसी भी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, इन सब चीजों से डील करे, उसे कहते हैं हम फार्मास्यूटिक्स। ये आपको लगभग आपके फार्मा के 8 सेमेस्टर या डिप्लोमा के 4 सेमेस्टर में, पूरे मतलब सारे सेमेस्टर्स में आपको ये सब्जेक्ट देखने ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे अगर हम आए तो वो रहता है फार्माकोलॉजी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों से ये वर्ड सुना होगा, इसका नाम होता है फार्माकोलॉजी। अगर हम इसको 2 भाग में बांटेंगे तो ये होता है एक फार्माको और दूसरा होता है लॉजी। चलिए इसके यहाँ से बीच से सेपरेट कर देता हूँ। फार्माकोलॉजी, फार्माको वर्ड का मीनिंग होता है, इसे 2-3 वर्ड में लिख सकते हैं, मेडिसिन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, मेडिकल की शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेडिसिन या फिर ड्रग या फिर मेडिकामेंट। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स का लगभग सेम मीनिंग होता है। तो फार्मा को वर्ड से आप इस समझ सकते हैं, और लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ मेडिकामेंट, मेडिसिन और अ ड्रग। चलिए इसको और डिफाइन कर देता हूं, द ब्रांच ऑफ फार्मेसी that is used to study the drugs or medicines, their mechanism
of actions and their effects. ठीक है, branch of pharmacy that is used to study the drugs or medicines, their mechanism of action and their effects. मतलब कि हमने फार्मास्यूटिक्स में देखा हमारे उसकी प्रोडक्शन होती है, सेल्स होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट कोलॉजी में होती है हमारी किसी भी ड्रग की, किसी भी मेडिसिन की स्टडी, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, उसके एडवर्स और उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स. ठीक है, ये हो जाते हैं सबसे मेन दो सब्जेक्ट्स. इसके अलावा भी जो और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसको हम आगे लिखने वाले हैं. अगला सब्जेक्ट आता है हमारा फार्माकोग्नोसी. ठीक है, यहाँ पे फार्मा वर्ड से तो आप लोग मीनिंग समझ ही गए होंगे. कोग्नोसी वर्ड का मैं आपको ये बताता हूं कि अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी that is used to study crude drugs. अब यहाँ पे क्रूड वर्ड जो है CRUDE, क्रूड वर्ड से आप लोग क्या समझेंगे? क्रूड वर्ड का मीनिंग होता है कि जो रॉ ओरिजिन के, रॉ मीनिंग प्लांट, एनिमल, मरीन यानी कि पानी. ठीक है, तो प्लांट, एनिमल या मरीन ओरिजिन के जो क्रूड ड्रग्स होते हैं उन्हें कहते हैं क्रूड ड्रग्स. ठीक है, उन्हें कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं हम फार्माकोग्नोसी. इसमें आप ऐसे समझोगे कि आपको मैक्सिमम चीजें आपको प्लांट, एनिमल या फिर मरीन ओरिजिन के ड्रग्स की ही पढ़ाई करी जाएगी. ठीक है, अगला सब्जेक्ट आता है हमारा जो कि है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से आप क्या समझेंगे? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मीनिंग्स, फार्मास्यूटिकल वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कब तक रिलेटेड टू फार्मेसी है. ठीक है, एनालिसिस वर्ड का ये मीनिंग है कि एनालाइज करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना यानी कि उसको हर चीज से देखना, चेक करना, उसके प्रोसेसिंग को देखना, हर चीज से देखना. जैसे कि आप मैच देखते होंगे, उसमें आपने देखा होगा किसी भी चीज की एनालिसिस होती है, उसके हिसाब से उसके डेटा क्रिएट किए जाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. सेम इसी तरह पे यहाँ पे देखते हैं हम एनालिसिस में कि इसको चलिए अब डेफिनेशन पे लिखते हैं. अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with quality synthesis, checking, validation of pharmaceutical products. ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सिंथेसिस, उसके चेकिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता है यहाँ पे, उसकी सिंथेसिस, उसके एनालिसिस को देखा जाए तो यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. ठीक है, अगला सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कहा जा सकता है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी के अलावा, वो होता है फिफ्थ नंबर का है, उसे कहते हैं हम मेडिसिनल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री से तो आप लोग समझिएगा होंगे क्या होता है, बट जब आता है वर्ड मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सबसे शॉर्ट में लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं केमिस्ट्री
केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। ठीक है, केमिस्ट्री से मीनिंग की क्या, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, उसका SAR। SAR को हम लोग फुल फॉर्म में लिखते हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब कि अगर उसके केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ भी अगर तरीके से चेंजेस किया जाए तो क्या चीज नई फॉर्म हो सकती है, फिर क्या नया इफेक्ट शो हो सकता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उसको SAR। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेशन आप उस कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with the chemical properties of medicinal drugs। ठीक है, एक ऐसी ब्रांच फार्मेसी की जो कि किसी भी मेडिसिन की केमिकल प्रॉपर्टीज से डील करे। ध्यान रहे, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करने वाले हम सभी फार्मास्यूटिक्स में पढ़ाई करी जाती है, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने जा सकता हूँ। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हम लोग लिख सकते हैं वो है HAP या फिर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, ह्यूमन से आप समझ गए होंगे। एनाटॉमी का होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी और ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड फिजियोलॉजी होता है सबसे आसान भाषा में फंक्शनिंग। तो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर की इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी और उसकी फंक्शनिंग को कहते हैं हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन किस प्रकार से काम करता है, तब तक हम किसी भी तरीके से कोई भी ड्रग को रेकमेंड या फिर उसको यूज नहीं प्रॉपरली कर पाएंगे, ताकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ड्रग कहाँ पे जाके काम कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट को हम कह सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगला सब्जेक्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में अगर मैं इसको दो भाग में बांटूं, ठीक है, पहला वर्ड हो जाता है पैथो, दूसरा वर्ड हो जाता है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी तो आप लोग समझिएगा मतलब कि फंक्शनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे पैथो वर्ड का मीनिंग होता है, ये पैथो होता है शॉर्ट में, अगर इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ये होता है पैथोजन या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन किसी भी डिजीज को कॉज करने का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, अब अगर इस सब्जेक्ट को हम लोग अगर डिफाइन करेंगे, इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी that deals with the study of pathogen, their processes
and their functioning. A branch of pharmacy that deals with the pathogen, their processes and their functioning. ठीक है, फंक्शन, क्योंकि अगर पैथोजन किसी बॉडी में एंटर करेगा तो भी अपना फंक्शन शो करेगा, उसकी भी एक्टिविटी रहेगी। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया हुआ है फंक्शनिंग, क्योंकि किसी भी पैथोजन को अगर किसी बॉडी को इन्फेक्ट करना है तो उससे अपनी फंक्शनिंग शो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन सारे 7 सब्जेक्ट्स को अगर हमें देखा जाए तो ये होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट्स, जो कि हम हमारे फार्मेसी के 8वें सेमेस्टर में या डिप्लोमा के 4 सेमेस्टर में पूरी तरीके से पढ़ी जाती है। अब अगर अदर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री से आप सब जानते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी लगभग आप समझ ही गए होंगे। अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो हमें इसमें तीनों चीजें पढ़ाई करी जाती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो कि आप लोग ने अब तक अपने 10th 11th 12th इन सब के पूरे जिन जिन लोग ने साइंस लिया होगा उन लोग ने ये सब चीजें तो फेस करी ही होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या देखते हो, किसी भी चीज की, किसी भी केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप देखते हो पीरियोडिसिटी, ट्रेंड्स या फिर attraction of forces etc etc। ठीक है, या फिर जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स etc etc। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इन केमिस्ट्री that is used to study hydrocarbons and organic compounds। अब फार्मा में ऐसा रहेगा कि अगर आप मेडिसिन बना रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी ऑर्गेनिक, उसकी फिजिकल, उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में समझना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा था फार्मेसी इज अ प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल हेल्थ साइंस दैट बाइंड्स मेडिकल साइंस एंड केमिस्ट्री टुगेदर। अगर केमिस्ट्री को बाइंड कर रहे हैं तो माने कि उसके तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ बाइंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है आपका रेमेडियल बायोलॉजी एंड और ऑब्लिक। मैं यहां पे इसको साथ में यूज कर रहा हूं, एंड और ऑब्लिक को, मैथ्स। ठीक है, अब यहां पे मैंने दोनों सब्जेक्ट्स को एंड और ऑब्लिक में इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग ने देखा होगा अपने क्लास 12th में, क्लास 11th में कि आप लोग को सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है साइंस के स्टूडेंट्स को। ठीक है, या तो आप बायोलॉजी चूज करते हो या तो आप चूज करते हो मैथ्स, या तो फिर आप दोनों को एक साथ ही चूज कर लेते हो, बायो मैथ्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं और आपने अगर 12th में आपने अगर बायोलॉजी लिया है तो फिर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा रेमेडियल मैथमेटिक्स। और अगर आपने अपने 12th में, अपने 11th में आपने अगर चूज किया है मैथ्स तो आपको पढ़ना पड़ेगा रेमेडियल बायोलॉजी, क्योंकि फार्मेसी में आपको दोनों चीजों की पढ़ाई एक साथ करनी पड़ती है, वो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। क्योंकि उसमें ये देखा जाएगा कि अगर आप किसी भी चीज को कैलकुलेशन पार्ट में जाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपको अगर किसी भी चीज का कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है मैथमेटिक्स की। और अगर आपको किसी भी चीज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन
उसके बॉडी के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके ड्रग के एक्सेट्रा प्रॉपर्टीज, उसको स्टडी करना है तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी बायोलॉजी की। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि रेमेडियल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगला सब्जेक्ट जो कि 2 सब्जेक्ट और आपको पढ़ने पड़ते हैं जो अलग सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स है। पहला है उसमें से कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आपको इस सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप किसी भी ड्रग की या किसी भी मेडिसिन की कहीं पे भी आप लिस्टिंग करोगे, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ लिस्टिंग, जैसे आपने देखा होगा किसी भी फार्माकोपिया या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ड्रग्स की लिस्टिंग की जाती है तो अब ऐसे मैनुअली तो होगी नहीं क्योंकि इतना ज्यादा मॉडर्न वर्ल्ड है, इसलिए यहाँ पे यूज की जाती है कंप्यूटर। आपको इसमें सिखाया जाता है कि आप किसी भी ड्रग की लिस्टिंग कैसे करोगे, उस चीज का प्रोग्राम कैसे बनाओगे, या फिर आप उसकी अगर आप ड्रग डिजाइनिंग यूज करते हो, ठीक है, तो ड्रग डिजाइनिंग आपकी यूज होती है कंप्यूटर में। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं ड्रग डिजाइनिंग, ठीक है। तो ये ड्रग डिजाइनिंग जो वर्ड है, किसी भी ड्रग को डिजाइन करने का, आर्टिफिशियली क्रिएट करने का, उसकी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाई करते हैं जो कि आता है हमारे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों की पढ़ाई होती है कंप्यूटर में, इसलिए आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ेगी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। और हमारा सबसे लास्ट सब्जेक्ट जो कि आप अपने पूरे फार्मा के करियर में पढ़ाई कर सकते हो वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, इस सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको इसलिए कराई जाती है क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जाओगे या फिर अपना कुछ भी बिजनेस एस्टैब्लिश करने जाओगे, किसी भी फॉरेन डेलीगेट से बात करोगे या फिर कहीं किसी सेमिनार अटेंड करो, कोई वेबिनार अटेंड कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपने सामने वाले को अपने आप को प्रेजेंट करते हो या फिर आप उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, इसमें आपको सिखाया जाएगा आपके वर्बल स्किल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स। ये 3 चीजें मैंने इसमें यहाँ पे इसलिए लिखी है क्योंकि आप अपने फ्यूचर लाइफ में, अपनी फर्दर लाइफ जो आगे आप जीने वाले हो, उसमें आप अगर सामने वाले से किसी भी तरीके से मीटिंग करते हो, यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है मीटिंग, मतलब किसी भी तरीके की मीटिंग, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो, ऑनलाइन मीटिंग हो, तो आप अपने आप किस तरीके से प्रेजेंट करोगे, इसलिए यहाँ पे इस सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आई होप आप लोग को ये सारे सब्जेक्ट समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट्स लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट और समझना है तो आप मुझे इस मेरे YouTube चैनल पे पिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मुझे कमेंट पे नीचे भी लिख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।